हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए माइंड मैप सेशन के साथ वापस। तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट्स की यूनिट्स स्टार्ट की थी, तो अपना ये दूसरा उसका चैप्टर होने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे मैंने इस माइंड मैप में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पूरी डिस्कशन की है। नेक्स्ट माइंड मैप में मैं आपको कैपेसिटेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करें। यस सर, बिल्कुल स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस ये अपन ने पढ़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर, कूलम्स लॉ में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर आपको 11th की कोई थोड़ी थोड़ी बातें याद होगी तो आप कह सकते हो यस सर, हमने दो टाइप्स के फोर्सेस पढ़े थे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यस, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन, ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो बस इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप रिकॉल कर सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स was a conservative force, तो वो बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता था। अपन बस उसमें वर्टिकल हाइट लेते थे क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए। यस, तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पर डिपेंड नहीं करते। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ सर, यस अपन ने एक बात पढ़ी थी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइंड होता है। हाँ सर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो सर ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या सर इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी? मैंने कहा बिल्कुल सही, इसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। ओके, तो सर क्या पोटेंशियल एनर्जी का एज सच कोई टर्म होता है? पोटेंशियल एनर्जी का क्या एज सच कोई टर्म होता है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का एज सच कोई टर्म नहीं होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन डिफाइन करते हैं। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। समझ में आई ये वाली बात? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में ही पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव होता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर, जब भी एक बात याद रखना, जब भी अपने को एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर वर्क दिया होगा तो अपन पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसे रिलेट कर सकते हैं। वैसे सवाल अपन वहां पे बना सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? यस सर, ये वाली चीजें सबको समझ में आई। ओके सर, डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। डेफिनेशंस क्या होते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, वर्क डन, ये वाला चार्ज को मैं ऐसे ला रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज q from infinity to that point against the electrostatic force is stored as the potential energy of the system। ठीक है, यहां पे देखना क्या है, work done in bringing a charge q from infinity to that point, इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, तो यहां पे वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज टू कैलकुलेटेड अगेंस्ट किसके तरफ मैं काम कर रहा हूं सर? ये रिपल्शन यहां पे लग रहा है तो मैं ऐसे काम कर रहा हूं, तो अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि ये वर्क कौन कर रहा है सर? ये वर्क कौन कर रहा है? ये वर्क मैं कर रहा हूं। वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज q एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ऐसे मैं चल रहा हूं, इसे लेके यहां पे आ रहा हूं। तो यहां पे फिर से एक बार समझना, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज q, ये q है, तो ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहां पे फोर्स लगेगा, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके फोर्स को मैं तोड़कर इसे यहां पे लेके आ रहा हूं। तो इस स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज q from infinity to that point where potential energy is to be calculated against the electrostatic force is stored as the
पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक का नहीं होता, एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, वो सिस्टम का होता है, वो सिस्टम का होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम, ये आप बात याद रख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, वो सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, ये हमें बात समझ में आ गई। डेफिनेशन भी यहां से ही फील हो गई, डेफिनेशन भी यहां से ही फील हो गई। लेकिन सर आपने यहां पे एक पॉइंट ऐड किया कि स्लोली मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे स्लोली चार्ज को लाना पड़ेगा। अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं तो मैं स्लोली चार्ज को लेकर आऊंगा, स्लोली चार्ज का लेकर आऊंगा। लेकिन सर आपने वहां पे पोटेंशियल क्या माना है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने इंफिनिटी मानी, एट द इंफिनिटी मैंने जीरो मान ली है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास होती है एज अ टर्म इट इज रेफरेंस डिपेंडेंट। ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट बट change in potential energy is not reference dependent. ओके सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, तो मैं किसके वर्क, मैं कंजर्वेटिव फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था। सर वर्क डन कंजर्वेटिव कैसे था, ऐसा था, और मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ये वाले, राइट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, बशर्ते कंडीशन है कि स्लोली काम होना चाहिए, स्लोली आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, इस केस को समझ लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यस, यहां पे देखना, समझना, यहां पे मैं स्मॉल क्यू को इंफिनिटी से इस पॉइंट को लाना चाह रहा हूं। यस सर, पहले मुझे आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बता सकते हो क्या होगा। सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, फोर्स यहां पे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पे लग रहा है। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, सर आप इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, मैं इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं, तो नेगेटिव आएगा। हाँ सर नेगेटिव आएगा। तो छोटा सा वर्क, क्योंकि मैंने dx डिस्टेंस के लिए बोला है, एक छोटी सी डिस्टेंस मैंने x एक्सिस में ली है, dx डिस्टेंस के लिए मैंने बोला है। हाँ सर, आपने छोटा सा वर्क लिखने के लिए, अपन ने dx डिस्टेंस मान ली है। ओके, छोटा सा अपन पहले देख रहे हैं। यस सर, ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव की साइन आ गई। यस सर, यहां पे तो नेगेटिव की साइन आ गई, यहां पे नेगेटिव की साइन आ जाएगी। यस सर, यहां पे नेगेटिव की साइन आ जाएगी, यहां पे नेगेटिव की साइन आ जाएगी। यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके सर जी, ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस सर, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात, थम्स अप कर दीजिए। यस, यहां पे देखना, मैं स्लोली क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया है, वही उसका ही उल्टा वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे, अगर अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो नेट वर्क डन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने कुछ x वर्क किया होगा तो ये -x वर्क करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही। सर डायरेक्शन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाँ ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इसने x वर्क किया होगा तो इसने -x वर्क किया होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहे हैं। यस सर, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया ये पॉजिटिव क्यों हुआ? यस सर, इसका वर्क डन नेगेटिव है तो इसका वर्क डन कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या सर आप इसे फील करवा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल फील करवा सकता हूं। कैसे सर? आप एक्सटर्नल ताकत कहां से लगा रहे हो? सर मैं यहां से ताकत लगा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कहां पे? यहां पे ही है, उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल है। तो वर्क डन कैसा होगा सर? वर्क डन पॉजिटिव होगा। यस ठीक है, तो मैंने छोटा सा वर्क डन क्यों लिखा है? क्योंकि सर आप छोटी सी एक dx एलिमेंट पे आप वैसे निकाल रहे थे। बिल्कुल सही बात। यस सर, तो यहां पे आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? r लिखा हुआ है। r वेक्टर भी आपको दिखा हुआ मिल सकता है। dx मैंने क्यों माना? क्योंकि अभी मैं x एक्सिस में देख रहा हूं। ये r क्या होता है? आपका एक जनरलाइज्ड पोजीशन वेक्टर होता है। तो अगर अलग अलग पोजीशंस होगा i कैप, j कैप, k कैप, तो उसके लिए r लिखा हुआ है। तो आप डेरिवेशंस में r भी यूज कर सकते हो। जहां पे मेरा dx है वहां पे आपका क्या आएगा सर? dr आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। ओके सर, अभी मैंने आपको क्या बताया था सर? छोटा सा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हुआ है वो सर हमारा पोटेंशियल एनर्जी में, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। यस सर, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो मुझे पूरा वर्क निकालना है।
पूरा वर्क निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सर आप छोटा छोटा वर्क करके उसे ऐड कर सकते हो, मतलब मैं उसे इंटीग्रेट कर सकता हूं। यस सर, यस सर, यस सर। ये क्या है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ठीक है। अभी एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं कैसे लिंक कर सकता हूं, यहां पे एक बार अच्छे से देखना। ज्यादा बच्चे यहां पे फंसते हैं, ज्यादा बच्चे यहां पे फंसते हैं कि सर ये तो पॉजिटिव आया था लेकिन ये नेगेटिव कैसे आया, ये वर्क सर ये पॉजिटिव आया था ये नेगेटिव कैसे आया। याद रखना एफ नेट जीरो करना है मुझे, एफ नेट जीरो करना है, मतलब सर वेलोसिटी जीरो है, हाँ सर, एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ सर, एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वर्क फोर्स नेट कितना होना चाहिए सर, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, एफ नेट कितना होना चाहिए सर, एफ नेट जीरो होना चाहिए। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो आता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या, बोल दे जल्दी से। यस सर ये आ जाएगा, तो मैं बस यहां पे पुट कर दूंगा तो नेगेटिव की साइन आ जाएगी। सर आपने बस फोर्स ऑफ एक्सटर्नल को माइनस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पुट कर दिया। यस सर, ये समझ में आया। बच्चे यहाँ पे जनरली रटते हैं भाई ये, लेकिन मैंने तुझे फील करवाया है। एफ नेट तो जीरो होना चाहिए सर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेगेटिव यहाँ पे आ गया, यस सर नेगेटिव आ गया, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, यस सर ठीक है। वर्क ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है मैंने। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां से बताओ को क्या आ जाएगा, x डिस्टेंस पे निकाल रहा हूं ना, एक x डिस्टेंस पे वैल्यू निकाल रहा हूं। यस kq केस कैपिटल Q स्मॉल q बटा x स्क्वायर यहां पे पुट कर दे। यस सर यहां पे पुट कर दे, कर दिया सर, कर दिया सर। ये वाली स्टेप सबको समझ में आई, ये वाला बस पुट कर दिया यहां पे, ये वाला बस यहां पे पुट कर दिया है। सर ये क्यों लिखा है, मैं यहां पे रिलेशन बता रहा हूं, ये मैं यहां पे रिलेशन बता रहा हूं कि f एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यस सर समझ में आ गई बात, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट था। अभी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना एक बार, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना एक बार, ठीक है सर कर लिया। वहां पे क्या आ रहा है, -1/x, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, -1/x आ रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोल दे जल्दी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इंफिनिटी 1/r की वैल्यू डालूंगा, r आ जाएगा, इंफिनिटी के केस में 0 हो जाएगा। यस तो मेरा क्या आ जाएगा, kq/r आ जाएगा। यस यस ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, यस ये वाली बात क्लियर है। डेरिवेशन मैंने आपको फील करवाया है, क्या ये डेरिवेशन रटने की जरूरत पड़ी, नहीं सर ये तो लॉजिकली डेरिवेशन पूरा क्रैक हो जा रहा है, इट इज अ लॉजिकल डेरिवेशन। तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, वो k कैपिटल Q स्मॉल q बटा r आ जाएगा। सर ये अपना सिंपल सा डेरिवेशन हो जाता है कवर। उसके बाद देखोगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इनिशियल मेरे पास जो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 थी, तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो उस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, k कैपिटल Q स्मॉल q बटा r स्टोर हो गई होगी। क्या यही आपका डेरिवेशन था, पूरा एंड टू एंड डेरिवेशन है। ऐसे ही आपने अगर डेरिवेशन किया तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता, बिकॉज इट वाज जस्ट अ कंसेप्चुअल डेरिवेशन, जस्ट अ कंसेप्चुअल डेरिवेशन। बस मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ कंसेप्ट्स लगाए, पूरा डेरिवेशन आपके सामने यहाँ पे रोने लगा। ठीक है समझ में आ गई बात, यस सर समझ में आ गई बात। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सर क्या हम यही हमेशा डेरिवेशन करते रहेंगे, नहीं, ये आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपके पास दो अगर चार्जेस होंगे तो ये आप सिंपली फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन उस फॉर्मूला में भी यहाँ पे मैंने अच्छी बातें की हुई है सर। इन फॉर्मूलास को यूज करने सिवाय आप अच्छी बातें पहले समझिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, स्केलर क्वांटिटी होती है। यस सर एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है सर। काइनेटिक एनर्जी होने दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी होने दीजिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सर अगर मेरे पास अलग अलग चार्जेस होंगे, सपोज एक प्लस क्यू हो, सपोज एक माइनस क्यू हो, सपोज एक 2 माइनस क्यू हो, तो सर उसमें कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त क्या करेंगे, पुट चार्जेस विद प्रॉपर साइन। ये आपका एक S स्टार होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए।
आपका एस स्टार ये होने वाला है। पूरे चार्जेस को किस तरह रखिए, प्रॉपर चार्जेस, प्रॉपर साइंस के साथ रखिए, चार्जेस को प्रॉपर साइंस के साथ रखिए। और दो अगर आपके पास है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पेज। सर काफी खूबसूरती से अपन ने प्रूफ करवा दिया है बेटा, ये कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला है, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे एक बात समझ लीजिए, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल स्लाइड्स आपके पास जो बन सकती थी वो ये वाली है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कंसेप्चुअल डेरिवेशन किया है। एनसीईआरटी में यहाँ पे इतने अच्छे से समझाया नहीं हुआ है, लेकिन कंसेप्ट पे जाओगे तो ये बहुत खूबसूरत डेरिवेशन बन जाता है। ओके सर, समझ में आ गई बात? यस सर, आगे बढ़िए, सारा कवर हो रहा है। यस, ओके, ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसे कर दूं। यस सर, क्लियर है अभी? तो नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमें अलग अलग शेप्स दिए होते हैं सर, स्क्वायर शेप दिया होता है, हेक्सागोन दिया होता है, तो हमें समझता ही नहीं है सर कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए, कितने कॉम्बिनेशंस बनाए सर, हमें समझता नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अपन निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट n minus 1/2, तो द स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो अपन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर होगा तो कैसे करेंगे, ट्रायंगल होगा तो कैसे करेंगे, हेक्सागोन होगा तो कैसे करेंगे, तो वैसी कुछ बातें होती है। यस सर, तो सर इसका आपने फॉर्मूला बता दिया, अभी कुछ एग्जांपल ले लीजिएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल आपके पास आता है, एक मिनट, ओके, यस सर, सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपके पास आता है दैट इज ये आपके पास क्या है बेटा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे क्यू कितने हैं, चार्जेस कितने, एक बार बताना सर। चार्जेस यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, 3 चार्जेस हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो 3 2 कट हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे 3, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ जाएगा 3। सर आपने एक बात कही थी, क्या वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि सर एक पर्टिकुलर चार्ज का तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, वो तो आपके सिस्टम का होता है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, कॉम्बिनेशंस बनाने लग जाते हैं सर। यहाँ पे ये वाला एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये सर के Q1 Q2 बाय R, सर साइंस के साथ रखेंगे और उनकी बीच की दूरी निकालेंगे। बिल्कुल सही किया तूने, यहाँ पे बिल्कुल सही किया सर। ये दो एक पेयर बन सकते हैं के Q1 Q3 बाय L, बिल्कुल सही सर। एक और पेयर बच रहा है, ये वाला पेयर बच रहा है। ओके सर, तीनों पेयर कवर कर लिए। फॉर्मूला से तुझे पता चलेगा, अरे 3 पेयर फॉर्मूला से आ रहे थे, 3 पेयर मैंने लिख दिए, मतलब सही है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। जब भी वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप देखना कि पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो क्या, पोटेंशियल आप निकाल सकते हो क्या, वो आपका एक टिप होने वाला है आज के लेक्चर का एक टिप होने वाला है कि जब भी वर्क डन से रिलेटेड सवाल कोई आए तो पोटेंशियल एनर्जी की कोशिश करो या फिर पोटेंशियल की कोशिश करो। हाँ सर, ये एग्जांपल के साथ समझ में आ गया? यस सर, एग्जांपल से हमें बात समझ में आती है, बिल्कुल सही बात होती है। सर पोटेंशियल क्या होता है, क्या ये हाई-फाई टर्म है पोटेंशियल? नहीं, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर वही मैंने 1 कूलम के साथ कर दी तो वो आपका पोटेंशियल आ जाएगा। क्यों सर, कैसे सर? अगर मैं क्या कर रहा था, ध्यान से पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद करना। सर आपने यही कहा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट against the external electrostatic field of a charge capital Q is stored as the potential energy। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज की जगह मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लूंगा, मैं एक क्वांटिटी का चार्ज लूंगा। तो यहाँ पे देख, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अ चार्ज कैपिटल Q, द वर्क जो आपके पास होगा, द वर्क इज द पोटेंशियल, जो आपका वर्क आएगा उस केस में वो आपका पोटेंशियल आ जाएगा, द वर्क विल बिकम द पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी स्लोली काम करना पड़ेगा। यस सर, मतलब अगर मैं बोलता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी को की जो डेफिनेशन है उसमें बस आप यूनिट चार्ज कर दीजिए, उसमें अपन Q की वैल्यू 1 रख देंगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। सर अपन वैसे भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज है तो मैं वो बोल सकता हूं कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा K कैपिटल Q बटा R। बिल्कुल सही है। यस, यहाँ पे देख लेते हैं सर, आपकी बात सही है क्या? ये अगर कैपिटल Q चार्ज है, ये Q की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो मैंने पुट किया तो मेरे पास सिंपल आ गया V इज इक्वल्स टू KQ बटा R, V इज इक्वल्स टू KQ बटा R। यस सर, समझ में आ गई बात। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो सर, अपन ये आपके जैसे ये स्टूडेंट बोल रहा है सर, वी कैन से दैट
पोटेंशियल आपके पास जो होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज। वहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे अपन ने क्या लिखा था, आपका पोटेंशियल एनर्जी आई कितना था सर, 0 था, क्योंकि आपने इनफिनिटी पे 0 मान रखा था। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u बाई क्यू आ जाएगा। यस सर, तो आपके जैसा ही यहाँ पे एक बालक जो है वो बोल रहा है कि ये हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, तूने एनालॉजी से सवाल पता कर लिया। सर उसने एनालॉजी मुझे बताई, सर फोर्स पर यूनिट चार्ज आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो पोटेंशियल को तो भी अपन कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या आपने यही सोचा था, क्या आपने यही सोचा था? यस सर, हमने यही सोचा था। तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, और आप लिंक कर रहे हो, मतलब आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने वाले हैं। यस सर, ठीक है सर, ये वाली बातें समझ में आ गई। यस सर, ये जो फॉर्मूला होता है वो एट अ पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन सर ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। यस सर, तो इसका अपन कैसे करेंगे, अगर माइनस क्यू हो तो उसका कैसे करेंगे, तो पुट चार्ज विद प्रॉपर साइन। यहां पे भी वही कंसेप्ट होता है, चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ लिखना चाहना चाहिए। चार्ज को कैसे लिखना चाहना चाहिए, प्रॉपर साइंस के साथ लिखना चाहना चाहिए। ठीक है सर, ओके। यस, तो यहाँ पे देखना मैंने क्या बोला, यहाँ पे V इज इक्वल टू सर आपके, या फिर हमने बोला है ये कि सर वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बटा Q था। यस सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सर आपने ही कहा था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। यस, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल बाय dx बोल सकता हूँ। हाँ सर, बोल सकता हूँ। ओके सर जी, तो मैंने आपको ये बताया था सर F नेट बराबर 0 आया था, तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक। यस सर, ये तो हमें फील है पूरा। ओके, तो ये मैंने पुट कर दिया, तो माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक बाय Q। सर ये Q तो F इलेक्ट्रिक बाय Q क्या होता है, F इलेक्ट्रिक बाय Q क्या होता है, जल्दी से पॉज करके बताना। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल सही बात। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dx। E डॉट dx मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x एक्सिस पे लिखा हुआ है। आप क्या इक्विवेलेंटली यूज कर सकते हो, आप dr को भी यूज कर सकते हो, आप dr को भी यूज कर सकते हो। एक सिंपल सा आपका रिलेशन आ गया, v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। एक सिंपल सा आपके पास रिलेशन यहाँ पे आ जाता है, जिसे डेरिवेशन करना क्या इतना डिफिकल्ट था? नहीं सर, अपन ने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पे अटैक किया, डेरिवेशन हमारा चुटकियों में आ चुका है यहाँ पे। यस सर, सर आपने यहाँ पे जनरलाइज बात लिखी हुई है। यस, जनरलाइज के लिए मैंने क्या लिखा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर dr वेक्टर, आप तो dx ले रहे हो, dr क्या होता है? dr आपके पास एक जनरल पोजीशन वेक्टर होता है, वो x i कैप ले सकते हो, y j कैप ले सकते हो, और z k कैप ले सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस डी e डॉट dr आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास dr विल बी अ जनरल पोजीशन वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे सर, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे i कैप j कैप k कैप होना चाहिए क्या? नहीं सर, यहाँ पे i कैप j कैप k कैप नहीं होना चाहिए। सिंपल सी यहाँ पे बात कर दीजिए, ex इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ey इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ez इंटू dz आपके पास आ जाएगा। माइनस साइन मत भूलना, माइनस साइन मत भूलना। बाकी फॉर्मूला तो तुम डिराइव कर भी चुके हो, फॉर्मूला तो तुम डिराइव कर ही चुके हो। यस सर, फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया है, फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर लिया है। उसके बाद आपके पास मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन आता है E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr का रिलेशनशिप। E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr का रिलेशनशिप। यहां से आपको एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ है और मैं उसी तरफ जा रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर, सर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और मैं परपेंडिकुलर जाऊंगा, तो परपेंडिकुलर जाऊंगा तो वही पॉइंट पे आ जाएगा, तो तेरा परपेंडिकुलर जाने से तेरा पोटेंशियल सेम रहेगा। यस, ये बात ऐड कर सकता है, बहुत अच्छी बात बोली है सर। फिर से एक बार बोलना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जाता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जाता हूं, तो पोटेंशियल सेम रहता है। यस सर, हमने ऐड कर ली है बात। ओके सर, तो यहाँ पे क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपन डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन की तरह ही करोगे, लेकिन अगर आप dx के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो y और z को कांस्टेंट करना पड़ेगा। आई कैप लिख दो। अगर आप y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x और z कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप z के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो,
तो x और y कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप सबको समझ में आया? ये सर पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तो काफी इजी है, हमने ये समझ लिया है। ओके सर, उसके बाद आपके पास ये आता है वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। सबको समझ में आनी चाहिए ये बात। यस सर, ये बात सबको समझ में आती है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी सर रॉकेट साइंस नहीं है। ओके भाई, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वर्क इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। सर हम डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करें? डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आपके पास ये कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे आता है। अब आप ये ऐड भी कर सकते हो, आपकी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जो आपके पास होता है, पोटेंशियल जो आपके पास होता है, पोटेंशियल फ्रेम पे डिपेंड नहीं, फ्रेम पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन जो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल होता है वो रेफरेंस पे ही आपका डिपेंड करता है, रेफरेंस पे आपका ये डिपेंड करता है। वेरस डेल्टा वी आपका क्या होता है? रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात आप ऐड कर सकते हो, पोटेंशियल जो आपके पास होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वेरस चेंज इन पोटेंशियल आपका रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपके पास होता है, तो ये आपके पास आता है। क्या सर जैसे हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड था, वैसे ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का टर्म है? बिल्कुल सही। सिमेट्रिकली ये देख लो, क्या सब कुछ सही है? यस, क्या सब कुछ सही समझ में आ रहा है? यस सर, हमें सारे कुछ फॉर्मूला समझ में आए और बाकायदा सर हमने डेरिवेशन करके निकाल लिए ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट करेक्ट रह सके। यस, ये सब कुछ समझ में आ गई बात? यस सर, आगे बढ़ता हूं मैं, फिर जो स्टार मार्क किए हुए हैं उन फॉर्मूलास को एक बार अच्छे से करके जाना, ठीक है सर। अभी आता है पोटेंशियल कैलकुलेशन। सर हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी, अभी आप बोल रहे हैं पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको सिंपली पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने निकाल दिया है, दैट इज kq/r। तो फिर से एक बार मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की सोची और उसका ग्राफ बनाने की सोची। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे कैसे बनेगा ग्राफ? सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट भाई सबके क्लियर है? यस सर। अगर मैं बात करता हूं हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर में आपके पास क्या होता है? बाहर की तरफ अगर मैं देखता हूं, अगर इनसाइड में आपके पास देखता हूं, तो इनसाइड आपके पास फॉर्मूला आता है kq/r। लेकिन सर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो थी, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आ गया? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो आप वो पुट करना, E is equals to माइनस dv/dr। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब वो कांस्टेंट है, मतलब dv/dr आपके पास जीरो आ रहा है, मतलब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। यस, तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही तो है। क्यों सर? सर इनसाइड पोटेंशियल kq/r है, कैपिटल R है, तो सरफेस भी तो पोटेंशियल kq/R है, मतलब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये सर पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो सकती है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, जल्दी से फॉर्मूला याद करो। यस, तो V इनसाइड आपके पास कितना हो जाएगा? हॉलो किसके लिए? हॉलो स्फीयर के लिए लिखा हुआ है, हॉलो स्फीयर के लिए। सर आपने ये बात की थी कि हॉलो स्फीयर को हम कंडक्टिंग शेल भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर भी कह सकते हैं, या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी कह सकते हैं। यस सर, ये सारी चीजें कह सकते हैं, क्योंकि सर कंडक्टिंग जो चीज होती है उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या फिर कौन सा भी चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अरे भाई बिल्कुल सही तेरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही। यस, उसके बाद अगर मैं बोलता हूं कि सर आउटसाइड पे, सर जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का कर रहे थे कि अपन एक पॉइंट चार्ज मान के आउटसाइड की तरफ निकाल सकते थे, बिल्कुल भाई इसके लिए भी वही कर सकता है, बिल्कुल उसके लिए भी वही कर सकता है। वो V out is equals to kq/r, V output is equals to kq/r। यस सर, तो इसका ग्राफ बना के दिखाना एक बार। इसका ग्राफ कौन ट्राई करेगा? सर इसका ग्राफ तो वैसा है कि पहले कांस्टेंट आएगा, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली, पहले कांस्टेंट आएगा, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली वेरी करेगा। यस भाई, आपका और ये ग्राफ तो बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। यस, दूसरी आपकी पास बात आएगी सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में थोड़ा अपना लोचा होता है, उसके फॉर्मूलाज आपको बोर्ड के लिए मुझे नहीं लगता कि
कोई आपको ये बोर्ड्स के लिए फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन मैंने सेवर साइड पे रहने के लिए करवा लिया है, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर हॉलो वाला तो अपन ने कर लिया, लेकिन सॉलिड का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करवाया था, लेकिन पोटेंशियल वाला किधर है, तो ये वाला आपके पास हो जाता है। सॉलिड स्फीयर में क्या बोला था सर, आपने बोला था एक ही केस होगा सॉलिड में, दैट इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का एक ही केस होता है, जो कि आपके पास ये होता है, चार्ज आपका अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, चार्ज आपका इनसाइड प्रेजेंट होता है। तो क्या मुझे आप बात बता सकते हो सरफेस और आउटसाइड पे क्या होगा? सर सरफेस और आउटसाइड पे तो वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अपन सेंटर पे पकड़ के कर सकते हैं। बिल्कुल, सरफेस पे सेम हो गया, आउट पे सेम हो गया, बिल्कुल, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर। लेकिन मेजर जो आपके पास एक डिसिमिलैरिटी आती है, दैट इज अगर मैं किसी आर पॉइंट पे जाऊं, किसी में अंदर मैं किसी आर पॉइंट पे जाऊं तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, पूछना मत ये कैसे आया, सिंपली आप इसे याद रख सकते हो, या फिर बोर्ड्स के लिए इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको ये सिंपल याद करने बोल रहा हूं। दैट इज आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा आपके पास आ जाएगा 2r क्यूब, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। सिंपली आप इसमें डायमेंशन चेक करना, सर पोटेंशियल में r का टर्म, लेंथ का टर्म नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे डायमेंशन मैच कर रही है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे लेंथ, नीचे क्यूब है, तो नीचे r का टर्म आ रहा है, तो ये डायमेंशंस क्या हो रहे हैं सर, ये डायमेंशंस मैच कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, डायमेंशंस आपके क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नीचे एक बार देखना, V एट द सेंटर क्या हो जाएगा सर, सेंटर पे क्या है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, C का मतलब क्या है, सेंटर पे लिखा हुआ है, सेंटर पे लिखा हुआ है, तो सेंटर पे सर आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट विल बी 3/2 के क्यू बाय आर। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, सेंटर पे जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो 1.5 टाइम्स होता है एज कंपेयर टू द रेडियस, एज कंपेयर टू द सरफेस। ठीक है, सेंटर वाला फॉर्मूला एक बार देख लो, ज्यादा से ज्यादा आपका ये सवाल पूछा जा सकता है, दैट इज 3/2 के क्यू बाय आर आपके पास ये आ सकता है। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्या इसका ग्राफ कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्या इसका ग्राफ कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनेगा? मैंने बोला हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपकी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास सेंटर पे आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास सेंटर पे आती है, उसके बाद ये डिप करके गिरता है, उसके बाद ये कम होता है, उसके बाद वो आपका आर पे आने के बाद वो कैसे वेरी करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली वेरी करता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, यस ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यस, ये तीन केसेस सबको समझ में आ गए, पॉइंट चार्ज से, सॉलिड स्फीयर से, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, ये सारी चीजें समझ में आए। यस सर, ये सारी चीजें बहुत इजी है। एक्सिस ऑफ द रिंग, सर एक्सिस ऑफ द रिंग की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, उसका कुछ एक अलग फॉर्मूला आया था, दैट विल बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपना फॉर्मूला आया था। यस सर, वही फॉर्मूला आया था। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, ये अपन ने x लिखा हुआ था, यहाँ पे स्मॉल r दिया हुआ है, ये इसकी रेडियस थी ना, ये वाली इसकी रेडियस थी, दैट विल बी कैपिटल R। तो इसमें क्या फॉर्मूला आता है, सिंपल, इसमें आप बस हाइपोटेन्यूस ये वाला ले लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, के कैपिटल Q बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये वाली एक्सिस की डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, यहां से आपको सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ द रिंग पे अपन ने देखा है, एक्सिस ऑफ द रिंग पे अपन ने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपन ने देखी है, साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पोटेंशियल भी देख रहे हो। यस सर, एनी पॉइंट ऑन अ डायपोल, अगर डायपोल का इसका डेरिवेशन शॉर्ट है, बोर्ड्स में आप इसका डेरिवेशन करके जाओ, इंपॉर्टेंट आपके पास इसका डेरिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड्स, अगर मैं कहता हूं इसे तो कम नहीं होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसका आपके पास होता है, जिससे मैंने इंपॉर्टेंट बोला है उस पे जरा अच्छे से फोकस करना। ठीक है सर, अपन ने डायपोल देखा था, यस सर, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a हो जाएगा। तो जनरलाइज्ड पॉइंट पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी केपी cos थीटा बाय आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सर ये डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है, फिर से एक बार चेक करिए, डायमेंशनली मैच करेगा। ये सर ऊपर भी हमारा एक लेंथ का डायमेंशन आता है, क्योंकि हमने p को डायपोल मोमेंट लिखा है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करने के बाद ऊपर भी एक लेंथ का टर्म आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल खूबसूरती से डायमेंशन से मैच कर रहा है, डायमेंशन से मैच कर रहा है, दैट विल बी केपी cos थीटा बाय आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, सही है, देख लिया।
ये सर देख लिया kp cos थीटा बाय r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं बोलता हूं एक्सिस पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो एक्सिस पे सर cos थीटा विल बी 0 डिग्रीज, ये थीटा हम यहां से ले रहे हैं, यस सर, तो थीटा विल बी 0 डिग्रीज, तो cos 0 विल बी 1, तो दैट विल बी kp बाय r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, kp बाय r स्क्वायर आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेटर की अगर मैं बात करता हूं, इक्वेटर पे आपके पास cos 90 आ जाएगा, तो इक्वेटर पे आपका पोटेंशियल 0 होता है, इक्वेटर पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनी पॉइंट ऑन अ डायपोल का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क कर रहा हूं, बिल्कुल जरूरी से इसे देख के जाना है। जिस पे मैंने टिक किया है वो तो मैं सब पे कर रहा हूं, तो सारा ही आपको अच्छे से एक बार देख के जाना है। यस सर, बात सबको समझ में आई? यस सर, समझ में आई। अगर मैं इक्वेटोरियल रीजन की बात करता हूं, तो इक्वेटोरियल रीजन में हर एक पॉइंट पे आपका v बराबर 0 रहेगा, तो ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से एक बार तोड़ने की कोशिश करो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, नाम से एक बार तोड़ने की कोशिश करो। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस होगा जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा वर्क डन आपके पास क्या होता है सर, Q इंटू डेल्टा V, अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है, वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q through a conductor on the surface of the conductor। सर surface of the conductor आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देख लो, वर्क डन 0 आता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर ये क्यों पूछेगा, ये क्यों पूछेगा, ये क्यों पूछेगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये क्यों पूछेगा, अरे नीट में ये पूछा हुआ है, नीट का ये PYQ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यस सर, जो आपने बात बोल दी मतलब वो इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसे याद रखेंगे। बिल्कुल सर, याद रखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एस स्टार बॉक्स आपके पास यहाँ पे एस स्टार बॉक्स में बंद है। आपका एस स्टार क्या है आपके पास, इनसाइड अ कंडक्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। यस सर, आपका कंडक्टर कैसा होता है सर, उसमें सरफेस पे चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे देख लिया था सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। वेयरएस पोटेंशियल आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सरफेस पे आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जिस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा मैं उसे क्या कह सकता हूं सर, आप उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो, आप उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो। तो बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसलिए सर आपने ये कहा था कि अगर मैं चार्ज Q को सरफेस से घुमाऊंगा कंडक्टर के, तो वहां पे आपका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि सर वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आपके पास नहीं है, तो वहां पे वर्क डन कैसे होगा। तो यही आपका आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे सरफेसेस होते हैं जहां पे पोटेंशियल सेम रहता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जाती है, और जहां पे आपका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात एक बार अच्छे से देख लीजिए, और सारे पेज पे एक बार अच्छे से दिमाग नजर घुमा लीजिए। ओके सर जी, ये तो हमने देख लिया है, बहुत सिंपल सा है। यस, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, भाई सर, उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में यहाँ पे आपके पास देखना होता है, अगर मैंने ये डायपोल को ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कांस्टेंट है इस तरफ, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस तरफ, तो यहाँ पे -q चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा। सर हमने एक बात पढ़ी थी पिछली वाली माइंड मैप में कि जो फोर्स होता है वो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब इस पे पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, और पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में लगता है। हाँ सर, तो इस पे QE फोर्स आगे लगा, इस पे QE फोर्स पीछे लगेगा, तो F नेट कितना हो जाएगा सर, F नेट 0 हो जाएगा। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगी तभी ही F नेट 0 होगा। आपको एग्जाम्पलर वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि सर अगर हमारा E कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो E कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो सर आपका कुछ भी हो सकता है, फोर्स 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, फोर्स 0 भी हो सकता है, टॉर्क भी 0 हो सकता है, दोनों ही नॉन जीरो हो सकते हैं, एक 0 एक नॉन जीरो, ऐसे भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। जिसने भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर माइंड मैप से भी किया होगा उसे ये एनालॉजी देखने को मिलेगी कि मैंने वहां पे एक एनालॉजी बताई थी कि वहां पे MB का टर्म आता है, M और B का टर्म आता है, यहाँ पे बस PE का टर्म आता है, यहाँ पे बस PE का टर्म आता है। दैट इज अ ब्यूटीफुल एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
यस, तो यहाँ पे देख लिया नेट फोर्स आपके पास क्या आ जाएगा 0, टॉर्क यहाँ पे आएगा क्योंकि सर यहाँ पे कपल हो रहा है, यहाँ पे कपल हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी को लाना चाह रहा है, कैसे मैं याद रखवाता हूं, ये जो डायपोल है उसे लाना चाह रहा है, ये अपने तरफ लाना चाह रहा है, इसलिए पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, अरे पी आजा, अरे आजा, तो ये क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई हो जाएगा। सिंपल सी मेथड है याद रखने के लिए। सर अगर क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो पी साइन थीटा आएगा, यस सर। वहां पे क्या आता था मैग्नेटिज्म में, सर बार मैग्नेट लेते थे तो वहां पे आता था एमबी साइन थीटा, सर वैसा ही है। बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बात, तूने एनालॉजी साइड से पकड़ ली, तूने एनालॉजी पकड़ ली, ठीक है। टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, टॉर्क मैक्स कभी आएगा जब भी थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है सर 1 होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू पी, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी आ गया, बिल्कुल सही। टॉर्क 0 कभी होगा सर जब भी थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा। ये सारे इजी केसेस देख लिए, ये सारे इजी केसेस देख लिए। टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, पी आजा मेरी तरफ, पी क्रॉस ई हो जाएगा। मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट पे क्या होता है एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, यस सबको समझ में आ गया, यस। यू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होता है, इसका एक डेरिवेशन है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, दैट इज वहां पे आप एंगुलर फोर्सेस ले सकते हो, दैट इज टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा से वो प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे आपका क्या आता है एंड रिजल्ट, U इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अभी अपने को डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज माइनस ऑफ पी डॉट ई, माइनस ऑफ पी डॉट ई आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, माइनस ऑफ पी डॉट ई आपको यहाँ पे यूज करना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट खोलूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी ई कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। जब भी टॉर्क 0 होता है और नेट फोर्स 0 होता है तभी इक्विलिब्रियम की केस होगी। तो इक्विलिब्रियम की केस कभी होगी सर जब भी फोर्स और टॉर्क 0 हो, फोर्स सर हमेशा 0 है, टॉर्क कभी 0 होगा 0 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे, तो 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला आपका इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा। और जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस सर, तो यहां पे देखना एक बार स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा, जहां पे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, u इज इक्वल्स टू माइनस पी आपके पास आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे, नेट टॉर्क भी 0 है, फोर्स भी 0 है, तो इसे क्या कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे सर cos 90 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। अगर आपका थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम आ जाएगा, टॉर्क 0 है इसलिए इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए मैं उसे क्या कहूंगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन गए दो फॉर्मूलाज, आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, इन्हें एक बार अच्छे से याद करके जाना, मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यहाँ पे एनालॉजी आपको देखने को मिलती है, यस देखने को मिलती है, यस सर। उसके बाद वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको पूछा जा सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ सर वर्क का जब भी केस होगा तभी हम पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लेंगे। सल्यूट है भाई, सल्यूट है, सही बोला है तूने, बिल्कुल सही बोला है। वर्क डन का जब भी केस होगा तभी अपन क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल ये थीटा 1 पे निकाल देंगे सर और थीटा 2 पे निकाल देंगे। सल्यूट, एब्सोल्युटली बोल रहा हूं, सही तूने बात की है, एब्सोल्युटली सही बात की है, तेरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से चमक चुका है। क्या सबको समझ में आया कि सर आपने वही बात की थी कि वर्क से कुछ भी रिलेटेड बात हो तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल के बारे में सोचो। यस सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने सिंपलीफाई कर रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन वगैरह के साथ मैंने सिंपलीफाई किया हुआ है। तो दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहां से मुझे लग रहा है शॉर्ट बोर्ड्स में सवाल आने के चांसेस है, बोर्ड्स में यहां से शॉर्ट सवाल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जेई नीट में बहुत सारे सवाल यहां से पूछे गए हैं, तो बोर्ड्स वाला भी यहां से अच्छे से सवाल पूछने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है सर। सर जब भी आपने बार मैग्नेट को देखा था, बार मैग्नेट भी आपका अगर थीटा आपका कम होता है तो बार मैग्नेट भी एसएचएम करता है, तो क्या ये डायपोल भी एसएचएम करेगा? यस सर, पूरी ही एनालॉजी है, पूरी ही एनालॉजी है, ये भी एसएचएम करेगा। सर अब तभी आपने एक डेरिवेशन दिया था, आपने कहा था वो डेरिवेशन
सर आपके कोर्स में नहीं है, तो मैंने वही बोला है, यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया है, वहां पे आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं होता, तो आपका टॉर्क कितना आ जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड आपके पास कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई। आई आपके पास क्या होता है, एमओआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होता है, P आपके पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, E विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, T आपके पास क्या है सर, T क्या है एक बार लिख दीजिए, T आपके पास क्या आता है, T विल बी द टाइम पीरियड। सबको ये बात समझ में आ गई? सर आपने यही बात कही थी कि चाहिए तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस फॉर्मूला इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन सर आपने कहा था इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है सर, यस सर। पहले अपन एस स्टार देख ले, फिर ये डायग्राम पे आते हैं। एस स्टार क्या कहता है, जैसे अपन ने वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर देखा था, यस वेव ऑप्टिक्स का सब लेक्चर देख के आया है, बिल्कुल जोश में है वेव ऑप्टिक्स के साथ, तो यहाँ पे भी जोश दिखाना अपना। एस स्टार आपके पास क्या कहता है, जैसे अपन ने वेव ऑप्टिक्स में देखा था कि जब भी पॉइंट चार्ज होता है तभी वेव फ्रंट कैसी बनती थी, स्फेरिकल बनती थी, तो जब भी पॉइंट चार्ज होगा तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब भी लीनियर चार्ज था तभी वहां पे क्या आया था सर, लीनियर चार्ज जब भी वहां पे था तो वेव फ्रंट हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट था, तो यहाँ पे जब भी लीनियर चार्ज होगा तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, क्या वो भी सिलेंडर होगा, यस वो भी सिलेंडर होता है। यस अगर मैं शीट की बात करता हूं तो शीट में आपके पैरेलल निकलते हैं, तो शीट में आपका ऐसे निकलता है, तो शीट में आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, शीट में आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो ये एस स्टार है। एस स्टार आपका क्या कहता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और वेव फ्रंट से थोड़ा गेम में रहो, यस सर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल किसके लिए होगा, पॉइंट चार्ज के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर किसके लिए होगा, लाइन चार्ज के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर किसके लिए होगा, आपका शीट वगैरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके ऐसे निकल रहे हैं तो वो प्लेन की तरह प्रोपोगेट करेंगे। ओके सर जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सम इलेक्ट्रो सर्फेसिस ऑफ अ डायपोल। देखो डायपोल वाला ये है, ये वाला आपका डायपोल का है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। डायपोल वाला कौन सा है और कौन सा क्या है, आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। चाहिए तो थोड़ी ब्राइटनेस में रिड्यूस कर देता हूं, यस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये वाला डायपोल होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आपके ज्यादा होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके ज्यादा होते हैं, इसलिए ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम है। यहाँ पे डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम है, और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज में आपकी डिस्टेंस स्प्रेड आउट है, यहाँ पे स्प्रेड आउट है। तो ये वाला आपका लाइक चार्जेस का आ जाएगा, ये वाला आपके पास डायपोल का इंपॉर्टेंट है, डायपोल का याद करके जाना, डायपोल का इंपॉर्टेंट है, वहां से वो सवाल पूछ सकता है। डायपोल का देखो सर, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अच्छी खासी डेंसिटी हमें लग रही है, और यहाँ पे वो थोड़ा डिस्पर्स्ड है, वैसे आप याद रख सकते हो। यस समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम, जल्दी से एनसीईआरटी में मार्क कर लो इस डायग्राम को। यस सर, ये भी हमने देख लिया है, पॉइंट चार्ज का तो स्फेरिकल होता है, लीनियर चार्ज का सर सिलेंड्रिकल होता है, ये आपका शीट वाला प्लेनर होता है, ये भी हमने देख लिया सर। पॉजिटिव चार्जेस का कैसे होगा और डायपोल का कैसे होता है, यस। उसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि गॉसियन सरफेस, वहां पे अपन एक पिथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो ये 2 टाइम्स है शीट के, इट इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपनी शीट की आई थी, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट की जो आई थी आपके पास, उसकी बस दुगनी है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का आपको पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का पॉइंट दिख रहा है। यहां से आपको एक डायग्रामेटिक सवाल पूछा जा सकता है, आपको क्या डायग्रामेटिक सवाल पूछा जा सकता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पे आपका एक बॉक्स आ गया क्या, ठीक है समझ में आ गई बात, यस। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो। अगर यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, यहाँ पे अगर एक कैविटी बनी हुई है तो अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। ऑल द चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस।
ऑल द चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द आउटर सरफेस, देयर आर नो चार्जेस प्लेस्ड इन द कैविटी, चार्जेस यहाँ पे मैंने प्लेस नहीं किए हुए हैं। अगर बाहर से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो वो ऐसे अरेंज कर लेती है, ऐसे अरेंज कर लेती है कि इसका जो इधर आपके पास जो सिग्मा होगा, इधर का सिग्मा आपका नेगेटिव होता है और इधर का सिग्मा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का सिग्मा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का सिग्मा नेगेटिव हो जाएगा, इधर का सिग्मा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर जीरो होना चाहिए। इसलिए उसने ऐसे अरेंजमेंट कर ली है, ऐसे उसने अरेंजमेंट कर ली है। यस सर, समझ में आ गया। अंदर सिग्मा कितना होगा सर, अंदर का सिग्मा तो जीरो है, क्योंकि अपन ने चार्ज ही नहीं रखा तो अंदर का सिग्मा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अंदर कितना पोटेंशियल होगा सर, पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है, तो पोटेंशियल जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा। तो यहाँ से आपका सवाल देखने को मिल सकता है कि जितना बाहर का पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर का पोटेंशियल होगा, जितना ही बाहर का पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर का पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे डायग्राम देख लिए है, डायग्राम देख लिए है। आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड, आपको क्या करना है सर, हमें रीड करना है, यू हैव टू read the topic, read electrostats of conductor, read electrostats of conductor, रीड करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स को, रीड करना है इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स को, रीड करना है इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स को। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मुझे लगा एनसीईआरटी में गिवन है, पूछा जा सकता है, तो अपन किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, जो भी आपको बोला जाए वो आपको करना होगा। यस सर, हम ये करने की कोशिश करेंगे, हम रीड करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर को हम क्या करेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, हम इसे रीड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, क्या ये आपको समझ में आती है, ये वाली बातें, ये आपको बातें समझ में आती है सर? यस सर, ये वाली बातें तो काफी हमें समझ में आती है। साथ ही साथ आप पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है वो भी रीड कर सकते हो बिफोर कमिंग टू द कैपेसिटेंस वाला क्लास जो आपका कल है। कैपेसिटेंस अपन वहां पे कवर करेंगे अच्छे से। यस सर, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया है, अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल से रिलेटेड सारी डिस्कशन अपनी यहाँ पे हो चुकी है। तो थैंक यू, आपने यहाँ पे अच्छे से सेशन देखा। आई होप आपको सारी चीजें कंसेप्चुअली समझ में आई होगी और आपने यहाँ पे सारे बहुत फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये आपका फाइनल सेशन था, ये आपका अच्छा सेशन था जहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूलाज याद कर सकते हो और फिर क्वेश्चंस पे टारगेट कर सकते हो। यस सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट, डोंट पैनिक, अभी पढ़ते रहिए, टाइम है थोड़ा बहुत, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे से ही पेपर लिख के आओगे, दैट इज द गारंटी। ठीक है, तो चलते हैं। तो ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। फोड़ना है, ठीक है सर।